Hello, friends. Once again, I welcome all of you to my channel. Friends, today I was reading just informations. I came to the just a excitement uh, to discuss with you about India's history a little bit, particularly most controversial leader in Indian history. History, I mean the past uh, incident after uh, independence of India, 1947 afterwards. The most controversial leader is Indira Gandhi, मैडम इंदिरा गांधी. ओके, हमारा जो प्रोग्राम है वो आपसे विशेष कोऑपरेशन की डिमांड करता है. गाली उली मत दें. हमारा पर्पज होगा, हम एजुकेशनल पर्पज से इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसका कोई अपना पॉलिटिकल पर्पज नहीं है. I want to make you very clear that there is no hidden agenda about to defame somebody or to defame some political party or anybody else. There is no hidden agenda about that. मैं आपको वो बात करूंगा जो बिल्कुल फैक्ट्स है. बिल्कुल फैक्ट मीन्स बिल्कुल फैक्ट है, उसमें 0% एरर है. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो उस समय चेंजेस किए गए, उस समय इमरजेंसी जो लागू की जाती है उसका पीरियड है 25th of June 1975 to the March 1977. इस दौरान 1976 40s Amendment Act 1976, 41st Amendment and 42nd Amendment of the Indian Constitution, which is called as the mini Constitution of India, because there was significant a comprehensive amendment took place in our constitution. That's why we call it the mini constitution. Okay, so हम इस चेंजेस से ये पता करेंगे कि what was the thinking of an authoritarian regime. How much power can corrupt you? Because your actions speaks louder than your words. Okay, so उस दौरान क्या किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, because it was the biggest constitutional crisis in India during emergency period. See, Indira Gandhi imposed emergency on the ground of internal disturbance. 1984 का जो वो दंगा का मामला नहीं, बाकी सब सेगमेंट्स इसी कॉन्टेक्स्ट में घूम के जाता है ना. नेशन वॉज नहीं, उनसे इतना तंग हो गया था उनके बिहेवियर से. लोग उन्हें गूंगी गुड़िया बोलते थे, है ना, क्योंकि वो ज्यादातर बोलती नहीं थी. उनका एटीट्यूड ऐसा बना क्यों, आई डोंट नो. शी वेंट अहेड मच फॉर अप टू द एनी लेंथ एज ए अथॉरिटेरियन लीडर. पता नहीं ऐसा क्यों है. मुझे कोई बुक उनकी स्पेशली पढ़नी होगी तो उनके कैरेक्टर के बारे में. अभी मेरा एकेडमिक सेशन चल रहा है इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन कभी ना कभी पढ़ेंगे तो हम उनके कैरेक्टर को बेहतर समझ पाएंगे कि. लेकिन उनके जो एक्ट्स हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था. बिकॉज फखरुद्दीन अली वॉज द प्रेसिडेंट जिन्होंने प्रोक्लेमेशन जारी किया 1975 में. Because president had the power to issue the proclamation of national emergency.
So the Fakhruddin Ali did. Uh, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। ठीक है, हिस्ट्री अभी पुट आउट, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए गए उनसे मैं उसको जानने की कोशिश करता हूँ कि कितना मैकेनिज्म था उनके दिमाग में। पहली लाइन हम पढ़ते हैं, एडेड 3 न्यू वर्ड्स, socialist, secular and integrity in the preamble. ओके, नो डाउट, आप ऐड कर दो, कोई बात नहीं। सेकंड, पहले तो नो ऑब्जेक्शन। सेकंड, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन्स। अब इंटरनल डिस्टरबेंस होने की वजह से उनके हिसाब से पॉलिटिकल केओस हुआ, इधर बिहार में उधर गुजरात के अंदर। तो बिहार से जयप्रकाश नारायण साहब थे, बाकी ये अटल बिहारी वाजपेयी और ये जो आजकल नरेंद्र मोदी साहब जिनको फूल वूल बहुत दिया करते हैं, है ना, आडवाणी साहब, तो ये सभी उसी गैंग के पार्ट थे। तो ये अपोजिशन के पार्ट थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को फेस किया। सभी को जेल हुआ, जितने अपोजिशन लीडर थे कोई बचा नहीं। मैं भी उनके साथ मिसबिहेव भी हुआ। एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द सिटीजन्स। ओके, ड्यूटीज ऐड की गई, यहाँ पे भी लिटिल बिट ऑब्जेक्शन नहीं है। ड्यूटी ऐड करने के लिए उन्होंने एश्योरेंसिंग कमेटी बनाई, तो उससे भी कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट उन्होंने ऐड किया द प्रेसिडेंट। अब यहां पर उन्होंने गेम किया, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। Made the president bound by the advice of the president, advice of the cabinet. कैबिनेट, ये भी आज अभी भी ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट कोई एक्शन करेगा, प्रेसिडेंट बाउंडेड है अगर कैबिनेट कोई डिसीजन पास करते हैं। जैसे लाइक मोदी साहब हैं, इनकी कैबिनेट में जो मेंबर्स हैं, कैबिनेट मेंबर, मिनिस्टर्स जिसको बोलते हैं, अगर वो सारे लोग मिल करके, कैबिनेट मिनिस्टर्स मिल करके शाइन करें पेपर को और प्रेसिडेंट को एडमिट एडवाइस करें, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की जैसी बात है, इस पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फोर्थ कंपोनेंट है प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स। ट्रिब्यूनल्स बनाने की कोशिश की, नो डाउट। ओके, फिफ्थ है froze the seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies on the basis of 1971 census till 2001। ये भी ठीक है। Made the constitutional amendment beyond judicial scrutiny। यहाँ पे ऑब्जेक्शन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है, सपोज दैट आपने उसमें अथॉरिटेरियन कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डाल दिया, अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब, उसी के बिहाफ पर ये जो आपने अमेंडमेंट किया है उसको वो एग्जामिन करता है ना। तो कहीं वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म और वगैरह वगैरह, उसी के ग्राउंड पर ये जज करता है। और इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, सपोज करो मैंने कह दिया कि कैबिनेट की मंजूरी नहीं, जैसे पहले था, कैबिनेट की भी जरूरत नहीं, केवल प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट वुड हैव टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हुई भी कैसे? केवल इंदिरा गांधी साहिबा ने प्रेसिडेंट को कहा कि आप सिग्नेचर कर दें और उन्होंने कर दिया। पहले तो ये भी नहीं था कि कैबिनेट की एडवाइस भी चाहिए उसमें, है ना, जिस समय इमरजेंसी लागू की गई।
अब अगर ये पावर आ जाए तो आप अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी एथॉस प्रिंसिपल सारा बदल दो और जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी। तो ये पहला अथॉरिटेरियन व्यू है उनका कि आपको अनब्रिडल्ड पावर बाय अमेंडिंग जस्ट, इससे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है ना। हमारे यहाँ पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, उसके लॉज उसके एक्ट्स जो है वो इसको स्क्रूटनाइज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स of the constitution in the supreme court as well as high courts। तो यहाँ पर इन्होंने अनब्रिडल्ड पावर लेने की कोशिश की और उन्होंने जुडिशरी पर प्रहार किया। ये सबसे बिगेस्ट चीज है। अगर आप जुडिशरी को अपने हैंडल में हाथ में कर लें तो ये सबसे बड़ा आपका अथॉरिटेरियन व्यू होगा कि हमें कोई चैलेंज ना करे। हमारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जस्ट लाइक ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग बॉडी है, वो कुछ भी कर सकती है ना। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पर, curtailing the power of judicial review and writ jurisdiction of the Supreme Court and High Court। हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पंख काट दे, है ना। उनका रिट ज्यूरिसडिक्शन ने कम कर दिया कि आप हैबियस कॉर्पस, अगर मैंने किसी को जेल में डाल रखा है तो आप कुछ बोले नहीं, या फिर प्रोहिबिशन करना है ना, तो वो आप कुछ नहीं करें, या फिर जो भी आप रिट पिटिशन आपको फाइल करने कर सके कोई, जुडिशियल रिव्यू उनका कट कर दिया, है ना। तो ये अपने देखिए कि आप जुडिशरी पर तगड़ा प्रहार उन्होंने किया, जो कि जुडिशरी ने ही, हाई कोर्ट ने ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ उनकी इलेक्शन को फ्रॉड बताया था कि उन्होंने मिस हैंडल किया हुआ है इलेक्शन को, जब वो इंदिरा गांधी साहिबा जीती तो मैनिपुलेशन किया है ना, मिस हैंडलिंग। तो इसीलिए उनका गुस्सा था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जूनियर जजों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया इन द नेम ऑफ मेकिंग द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की उन्होंने कोशिश की। ये अपॉइंटमेंट हम करेंगे भाई, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। उन्होंने करने की कोशिश की जिसमें 2-3 जज रिटायर, जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, क्योंकि उन्हीं का प्रमोशन हो गया, वो चीफ जज बनते थे सीजीआई, अब वो उनके जूनियर्स को उन्होंने बना दिया और फिर जो 2 जजेस थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, है ना। तो ये जुडिशरी पर उनका बहुत तगड़ा प्रहार था। कटलिंग द पावर ऑफ, एक शब्द भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, फुल ऑफ माई नॉलेज नहीं है, बुक्स जो भी रिटर्न है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहीं और बुक में नहीं कि कोई अपना परसेप्शन बिल्डअप कर रहा हो, है ना। ये 100% सत्य है। 8th पॉइंट है, रेजिंग द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज को 5 साल से 6 साल कर दिया उन्होंने। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन शी डिड। इससे क्या गेन करना चाहती थी वो, है ना, कोई फायदा नहीं है इसका। हाँ, ज्यादा दिनों तक आप शासन कर सकते हैं। Provided that the laws made for the implementation of directive principle cannot be declared invalid by the courts on the ground of violation of some fundamental rights। अब बताइए, फंडामेंटल राइट, अब हमारे सुप्रीम कोर्ट आज जो कहता है कि कहता है फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप कोई लॉ बनाते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इवन दो इट इज क्वालिफाइड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ethos, then that can be declared as null and void by the Supreme Court of India। तो ये भी गलत चीज थी उनकी। इससे उनका डीड पता चलता है कि she was how much authoritarian attitude she had। And 10th component is means she wanted to curtail actually the fundamental rights of the citizens। एंड उन्होंने डायरेक्ट किया कि आपकी ड्यूटी है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपके राइट्स को हम कट कर देंगे, है ना। ये आपकी कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हैं।
फ्रीडम, लिबर्टी सिटीजन्स को चाहिए, है ना। ये अथॉरिटेरियन एटीट्यूड को शो करता है कि आपकी ड्यूटीज तो मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, यू हैव टू फॉलो दिस, बट आपके जो राइट्स आएंगे उसको हम कट कर देंगे, है ना। ये एटीट्यूड शो करता है। एंड 10th component is empowered the parliament to make laws to deal with anti-national activities. Empowered the parliament to make laws. पार्लियामेंट को उन्होंने एम्पावर्ड कर दिया टू मेक लॉज, कानून बनाए फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड सच एज लॉज आर टू बी प्रेसिडेंस ओवर द टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। बताइए, जिसमें आज यूएपीए टाइप के लॉज भी बने हुए हैं हमारे पास आज भी है, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी, एनएसए भी है, और यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आज भी 1967 का ही बना हुआ है ना। तो ये चीजें मौजूद आज भी हैं नेशनल सिक्योरिटीज के लिए, लेकिन उनका जो हैंडलिंग था, उनके उस समय की जो गले में फंस गए थे पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, ये जो आज बीजेपी के गैंग वाले हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता हूँ, मैं गैंग बोलता हूँ, है ना। Empowered the parliament, okay. 11th point is added 3 new directive principles, okay. Directive principles उन्होंने ऐड की, equal justice and free legal aid, that was very nice. Participation of workers in the management of industry and protection of the environment, forest and wildlife, that is was good. And the 12th component facilitated the proclamation of national emergency in the part of टेरिटरी ऑफ, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप नेशनल इमरजेंसी को आप इंटायर नेशन में मतलब अप्लाई कर दे। सपोज दैट मणिपुर में भी इंसिडेंट हो रहा है ना, तो उसको अगर हैंडल करना हो तो आप पूरे नेशनल इमरजेंसी लगा दें सारे पूरे स्टेट को। अब रीजनल इमरजेंसी भी हैंडल करने के लिए, रीजनल इश्यूज को हैंडल करने के लिए रीजनल इमरजेंसी भी लगाई जानी चाहिए, जो कि है आज भी वो, है ना। बहुत अच्छी चीज है ये, अदरवाइज पूरे स्टेट को लॉक करना होता था, है ना। Extended the 1-year tenure of the president rule in a state from 6 months to 1 year. The president rule 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट से फिर से पास होता है। अगर पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन तो आप राज्यसभा से पास होता है, अगर राज्यसभा भी मौजूद नहीं है, क्योंकि राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी, है ना। लोकसभा सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन और द, है ना, वो कभी सेशन में होती है कभी सेशन में नहीं है, तो उस समय प्रॉब्लम आती है। इस वजह से उसको एक्सटेंड कर दिया गया कि 1 ईयर तक। लेकिन ये भी एक अथॉरिटेरियन एटीट्यूड है कि अनचेक्ड आप एक बार पास हो गया तो 1 साल तक है ना, उसको बीच बीच में इंटरमिटेंटली चेक करना चाहिए कि हाँ है या नहीं है, ओके। तो ये भी ठीक नहीं था। empowered the center to deploy empowered the center to deploy its armed forces in any state to deal with a grave situation of law and order. Shifted 5 subjects from the state list to the concurrent list. स्टेट की जो लिस्ट है, ये भी अच्छी चीज है, कॉन्करेंट लिस्ट में ला दी गई। जिस फर्स्ट लाग एजुकेशन है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, weight and measurement, administration of justice, constitution and organized all the courts including Supreme Court and High Court as well. 16th component did away with requirement of quorum in the parliament and the state legislature. उन्होंने कोरम, एक होता है कोरम कि क्लासरूम में क्लास तभी चलेगी जब सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासरूम में होंगे। जस्ट लाइक हमारे यहाँ 1/10 है आई थिंक, ठीक है, हाँ 1/10 है। कोरम होगा तभी ये पार्लियामेंट चलेगी। पार्लियामेंट चलेगी मीन्स लोकसभा के लिए 1/10, 552 लोग हैं या 543 हैं आजकल, तो डिवाइड बाई 10, है ना, 55 आदमी मिनिमम होने चाहिए तभी क्लासरूम चलेगी, ठीक है। दैट वाज द कोरम, इन्होंने उसको रिमूव कर दिया। फिर 2-4 आदमी भी हैं फिर भी आप लॉ पास कर लो, नहीं तो भी एक अथॉरिटेरियन एटीट्यूड भी बन जाता है। एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू, इन्होंने पार्लियामेंट को ऑटोनॉमी बहुत देने की कोशिश की है और जुडिशरी को सप्रेस करने की कोशिश की है। दैट्स द एटीट्यूड यू कैन सी देयर। Did away the requirement of, okay, empowered the parliament to decide from time to time the rights and privileges of the members and committees, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल एंड, यही देखो जुडिशरी को सबवर्ट करने की कोशिश की
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की कोशिश की। ऑल इंडिया आज हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसमें जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, है ना, अभी याद आ जाएगा बोलते बोलते 1 मिनट में। Shortened the procedure for disciplinary action to taking away the rights of the civil। अब देखिए सिविल सर्वेंट्स के राइट्स उन्होंने छीनने की कोशिश की। एंड उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाएगा, उनके प्रोसीजर्स कम कर दिए गए। आज सिविल सर्वेंट के ऊपर अगर आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, देयर इज ए प्रोसीजर, यू हैव टू फॉलो दिस, है ना। उन्होंने इस प्रोसीजर को ही कम करने की कोशिश की कि 1-2 लाइन पढ़ करके तुरंत इनको नहीं रैप अप कर दो, जिससे सिविल सर्वेंट सप्रेशन में आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उन्होंने जुडिशरी, सिविल सर्विस और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को एनसर्कल करने की कोशिश की है, जहाँ जो पावर सेंटर्स हैं एक्चुअल में, है ना। तो ये एटीट्यूड शो करता है कि यू नो द अथॉरिटेरियन माइंडसेट ऑफ द लीडर। ये अगर आप सिविल सर्विस पेपर भी देते हो तो आपको वहां भी ये बेनिफिट कर सकता है, क्योंकि काफी बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया मेंस के पेपर में, आप एक्सप्लेन कीजिए 42nd अमेंडमेंट, ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको एक्सप्लेन करना होता है। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा पर्पज था कि बचपन में हम लोग सुनते थे जब क्लास 5th वगैरह में थे, तो बुक्स के जो पीछे जो आती थी तो वहां पे लिखा रहता था मैं इंदिरा गांधी, है ना। आप लोगों को भी याद होगा अगर आप, लेकिन हम लोग तो स्कूल में पढ़ते थे, वो जो जहाँ पे आज खाना वाना मिलता है, तो जो प्राइमरी स्कूल होता है गवर्नमेंट का, उसमें पढ़ते थे। तो वहां पे आती थी जो बुक, उसके पीछे तो गवर्नमेंट सैंक्शन होती थी, तो उन्हीं के इंदिरा गांधी के मेरे खून का एक एक कतरा भारत की आजादी और स्वतंत्रता ये वो के लिए रहेगा, है ना, इंदिरा गांधी लास्ट में। तो ये भी एक नेशनल सेंस ऑफ नेशनलिज्म की बात है, लेकिन ठीक है, मैडम इंदिरा गांधी जी का अपना एक व्यू रहा है ना, कि हमें इस तरह करना चाहिए, तो उन्होंने उस तरह किया। हर किसी के अपने व्यूज होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स के साथ प्ले करना, क्योंकि आप हैं या आप नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन अगर आप किसी सेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन के एथॉस को चेंज कर दिए, तो ये आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। हम हैं या नहीं है बात अलग है, लेकिन आपका कैरेक्टर कॉन्डक्ट होना चाहिए, बिकॉज यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लेगेसी, है ना। उस लेगेसी की आप एक चेन है। इफ देयर इज a linkage, weak link in the chain, then the entire chain will be weaker, or even sometime can be broken. Just like you can see the Pakistan is suffering because of the constitutional crisis there. They drafted constitution in 1956, 47 to 56 there was no constitution. Okay, so they didn't draft it in 56, they violated it, they again designed it, they again designed it, they again designed it. 3 and 4 times they did that. And right now there is a constitutional crisis, somebody is in jail, called Imran Khan. And Mr. Shahbaz Sharif ruling. Okay. So there is, if constitution doesn't function in a proper systematic way, then there may be some point, point of inflection in the history that may can lead into the chaos. And such country like 1.42 billion people, and with a different identity, different religious denominations, different regional affairs, this country may can lead into the disastrous consequences if there is no fair distribution of the power. Okay, so centralization, uh,
things make endangered national security as well. Okay, so we have to understand this कि हम तो हैं या नहीं है, लेकिन नेशन रहेगा और नेशन की अपने हिस्ट्री और कैरेक्टर होता है ना? तो आप उसको डिसमेंटल कर दें इंटायर मशीनरी को, तो उससे नेशन सफर करेगा। मिसेस इंदिरा गांधी जी ने जो भी एक्शंस लिए हैं वो इसी तरह है ना? अब उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैंने कभी बुक पढ़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो केवल यूट्यूब पर ही अनबन चीज़ें देख लेते हैं, है ना? तो टाइम भी नहीं होता कुछ और करने के लिए। So thank you very much, my friends, for watching. Uh, thank you very much.